चित्रलेखा। स्वनाम धन्य कथा मनीषी भगवती चरण वर्मा की जीवंत रचना चित्रलेखा। पाप और पुण्य को परखने हेतु दार्शनिक चिंतन से सजाई गई कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम बीजगुप्त को मानसिक झंझा से घिरा छोड़ आए थे। आइए आज पढ़ें कि मन की उस उथल-पुथल के साथ बीजगुप्त ने कैसा व्यवहार किया। बीजगुप्त भवन के बाहर निकला। वो गंगा तट की ओर चल दिया। उस समय चंद्रमा निकल रहा था। दिन निकलने में अभी 2 प्रहर बाकी थे। बीजगुप्त गंगा तट पर पहुंचा। कुछ लोग बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। बीजगुप्त भी एक कोने में जाकर बैठ गया। उस स्थान पर 3 व्यक्ति थे। जो व्यक्ति उस समय बोल रहा था, उसकी अवस्था प्रायः 70 वर्ष की थी। वो भद्र था। उसके मुख पर झुर्रियां पड़ी थीं। उसकी बातचीत से मालूम हो रहा था कि वो सन्यासी है। शेष 2 उम्र में उससे अधिक छोटे थे। उसकी दाहिनी ओर एक दुबला पतला युवक था, जिसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। वो मंझोले कद का था। उसके मुख पर चिंता की लकीरें पड़ गई थीं। सन्यासी की बाईं ओर एक मोटा सा अधेड़ था, जिसकी अवस्था प्रायः 50 वर्ष की थी। उसकी दाढ़ी बड़ी और घनी थी। उसके केश पकने लगे थे। सन्यासी कह रहा था, अभी तुम्हारी सन्यास लेने की अवस्था नहीं है। जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो और पिताजी की आज्ञा मानो। संसार में रहने में कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। जब एक बार विरक्ति हो गई तो संसार में रहकर मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगा। मुझे वहां शांति नहीं मिलेगी। मैं आपका आश्रित हूं। मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। अब जीवन में मुझे कोई अनुराग नहीं रह गया है। आप मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं कि ये 2 वर्ष कितने यातनापूर्ण थे। हाँ, पर तुम मेरी बात भी तो नहीं मानते। मैं कहता हूं दूसरा विवाह कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जीवन मरण तो सदा लगा रहता है। तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। अभी संन्यास ग्रहण करना अनुचित है। विवाह कर लेने पर तुम्हारा जीवन फिर से अनुरागमय हो जाएगा बेटा। तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं वत्स। प्रेम एक मिथ्या कल्पना है। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार में ही होता है। संसार से पृथक दोनों ही भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। संसार में भी स्त्री और पुरुष में आत्मा का मिलन संभव नहीं है। प्रेम तो केवल आत्मा की घनिष्ठता है। वो घनिष्ठता कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं होती। वो टूट भी सकती है। उस घनिष्ठता के टूटने पर अपने जीवन को दुखमय बना लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना विवाह करो। विवाह न करके तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। ये किस प्रकार? प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य है कि वो स्त्री को आश्रय दे। विवाह द्वारा ही पुरुष स्त्री को आश्रय देता है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय न दे तो स्त्री की दशा बड़ी शोचनीय हो जाती है। इधर पुरुष के सामने भी काफी कठिनाइयां आती हैं। जिस समय तुम विवाह न करके सन्यासी होने की बात सोचते हो, तुम कायरता करते हो। एक स्त्री को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है, उससे तुम विमुख होते हो। पर महाराज, मैं भोग विलास को तिलांजलि देकर तपस्या की अग्नि में तपने जा रहा हूं। यह तो कायरता का द्योतक नहीं है।
तुम तपस्या में तपना चाहते हो? क्यों? केवल इसीलिए कि जिससे तुमने प्रेम किया वो तुम्हारे मार्ग से चला गया? पर तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ है। ये एक तरह से आत्महत्या है। इस तपस्या का कोई लक्ष्य नहीं है। व्यर्थ ही तुम अपनी आत्मा का हनन करना चाहते हो। जो आप कहते हैं मान्य है। क्या तुम भी सन्यास लेना चाहते हो? नहीं नहीं, अभी तो सन्यास लेने का कोई विचार नहीं है। हाँ, आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद आया, बस इसलिए बैठ गया। जो व्यक्ति रात्रि में इस समय गंगा के तट पर आ सकता है और जो कंगाल अथवा सन्यासी नहीं है, वो व्यक्ति अवश्य किसी उद्विग्नता से पीड़ित है। आपका अनुमान उचित है। मेरी उद्विग्नता असाधारण है। आपकी बातों में मैंने उस उद्विग्नता से संबद्ध समस्या को देखा है। क्या मैं इस संबंध में अधिक प्रश्न कर सकता हूं? प्रसन्नता पूर्वक। आपने अभी कहा था कि युवा के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्महत्या करना है। पर क्या प्रेम की स्मृति की टीस मनुष्य जीवन में स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है? क्या वेदना को दबाने अथवा उसके प्राकृतिक रूप को कृत्रिम उपायों द्वारा भूलने में अपनी आत्मा का हनन नहीं होता? जो कुछ तुम कहते हो वो ठीक है। दुख स्वयं ही समय के साथ दूर हो जाता है। भिन्न प्रकृति के पुरुषों के साथ दुख के दूर होने की अवधि भर ही भिन्न होती है। उसको कृत्रिम उपायों द्वारा उस अवधि के पहले ही दूर करना अवश्य अप्राकृतिक है, पर प्रत्येक अप्राकृतिक व्यवहार आत्मा का हनन नहीं है, यह याद रखना। कृत्रिमता को हमने इतना अधिक अपना लिया है कि अब वो स्वयं ही प्राकृतिक हो गई है। वस्त्रों का पहनना अप्राकृतिक है। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का करना अप्राकृतिक है। ये भोग विलास अप्राकृतिक है। ये ऐश्वर्य ही अप्राकृतिक है। प्राकृतिक जीवन एक भार है। उस जीवन में हलचल लाने के लिए ही तो ये खेल, तमाशे, नाच, रंग, उत्सव इत्यादि मनुष्य ने बनाए हैं। और अब हम इन्हीं सबको जीवन कहने लगे हैं। दुख को कृत्रिम उपायों द्वारा दूर करना भी आत्मा का हनन नहीं है, क्योंकि वो यद्यपि अप्राकृतिक है पर स्वाभाविक है। धन्यवाद। आपने मेरे मस्तिष्क से एक भार हटा दिया। आपकी बातों से मैं अपना कर्तव्य निश्चित करने में समर्थ हुआ हूं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उस समय प्रातःकालीन समीरण चलने लगा। पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश हो रहा था। पक्षियों ने उड़ना आरंभ कर दिया था। बीजगुप्त लौट आया। लौटकर वो सो गया। जिस समय वो सोकर उठा, दिन दोपहर चढ़ गया था। श्वेतांग के साथ यशोधरा आवश्यक चीजें खरीदने बाजार चली गई थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बीजगुप्त मृत्युंजय के पास आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त को देखते ही कहा, आर्य बीजगुप्त देव, आज तुम बहुत विलंब से उठे। क्या रात्रि अच्छी तरह से नींद नहीं आई? हाँ आर्य, मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे? भावी जीवन के विषय में ही कुछ सोचता रहा। जीवन से चित्रलेखा के निकल जाने के बाद भावी जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। आर्य बीजगुप्त, कुछ निर्णय भी किया?
अभी कुछ निर्णय नहीं किया, पर शीघ्र ही कुछ ना कुछ निर्णय करना होगा। मैं जानता हूं आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मन प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूं। आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने और प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा। हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांक से आदेश दिलवा दिया है। अच्छा किया। अरे श्वेतांक, यदि ये मणिमाला पिताजी ने पसंद न की ना, तो तुम्ही को फेरनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे ही कहने से मैंने इसको खरीदा है। अरे बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की स्मृति तो ले चलनी चाहिए थी ना। यशोधरा काशी से सौगात साथ लेकर लौट रही थी और बीजगुप्त की झोली भी सूनी नहीं थी। पिछली रात के अंतिम प्रहर में एक सन्यासी ने उसके अंतर्द्वंद को एक दिशा दिखा दी थी, और श्वेतांक, उसका हाल हम जानेंगे अगली कड़ी में। आज बीजगुप्त के रूप में थे कमल शर्मा, सन्यासी बने हरीश मगन, नवयुवक ब्रिजभूषण साहनी, उसके पिता सतीश चंद्र दुबे, मृत्युंजय विनोद शर्मा और यशोधरा सुलक्षणा खत्री। सूत्रधार थे हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा की रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे, तथा रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल का नमस्कार। अगले सप्ताह तक।